हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम देख रहे थे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस के जीएस 4 पेपर के बारे में, जिसका नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। हम देख लेते हैं कि हमने अब तक की क्या बातें की हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इस 4th पेपर के बारे में। हमने सबसे पहले सिलेबस के बारे में जाना, सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस किया, उसका सैद्धांतिक पक्ष जाना, उसके केस स्टडी के पक्ष को जाना, और हमने फिर शुरुआत करी थी अपने सेशन की। हमने स्टार्टिंग में जाना कि एथिक्स किसे कहते हैं, मोरालिटी किसे कहते हैं, एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, क्या क्लोज्ड रिलेशन है, और हमने जाना कि वैल्यू किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा 7 फेशिया ड्यूटीज़, लोक प्रशासन में आखिर नैतिक मुद्दों को क्यों रखा गया, इस टॉपिक को क्यों जोड़ा गया। उसके बाद हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हित संघर्ष। फिर कल हमने बात करी थी विश्वास की, मान्यता या धारणा, जिसे हम बिलीफ्स कहते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी नॉर्म्स की, जिसे हम मानदंड कहते हैं। उसके बाद बात करी थी हमने सिद्धांतों की, जिसे हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी इंट्यूशन की, जिसका नाम है अंतःप्रज्ञा। उसके बाद हमने बात करी थी कॉन्शाइंस की, जिसको हमने नाम दिया था अंतःकरण। कल हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे कि इसी कॉन्शाइंस या अंतःकरण को अंतरात्मा भी कहते हैं। जो हमने टर्मिनोलॉजी में एक शब्द लिखवाया था अंतरात्मा, वो यही है, कॉन्शाइंस ही, इसी को अंतःकरण भी कहते हैं, अंतःकरण भी कहते हैं। तो अब तक हमने ये बातें की थी कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं हमने इन पर बात करी थी। अब हम आगे का सेशन, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट, जो कि रश्मि रथी से लिया गया है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, मेरे और आपके लिए। और ये मेरी कुछ फेवरेट पंक्तियां हैं जिसके द्वारा मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे अब क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे रास्ते में तो कई सारी बाधाएं आएंगी, कई विघ्न आएंगे, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, कभी कभी हम फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझेंगे। लेकिन इनके बावजूद भी हमें हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। क्योंकि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें अब आगे क्या होता है। हम हमेशा ये तो है नहीं कि हमारा टाइम नहीं आएगा। वो गाना सुना है ना आपने, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम जरूर आएगा। तो बस इसी के साथ आप लगे रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती और धार देते रहिए। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है अभिवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। आपने कभी जनरल लैंग्वेज में बात करी होगी कि अरे उसका क्या एटीट्यूड है, अरे वो कमाल का एटीट्यूड रखता है, क्या कमाल की एटीट्यूड रखती है। अब जैसे कि आप लोग बॉयज़ हैं, मान लो आपने किसी लड़की से बोला कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, उस लड़की ने आपको मना कर दिया, तो आप कहते हैं कितना एटीट्यूड वाली है। या फिर आपने किसी को छेड़ दिया तो आपके कोलिग्स कहेंगे वाह बड़ी, क्या एटीट्यूड है तेरा। लेकिन दोस्तों, ये एटीट्यूड नहीं, बदतमीजी होती है। जो वास्तव में एटीट्यूड है उसे हम कहते हैं रुझान।
मतलब किसी विशेष घटना, स्थान या विचार के प्रति आपका सकारात्मक जो रुझान होता है उसे हम एटीट्यूड या अभिवृत्ति कहते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक कैसे हो सकता है? सपोज करिए आप सुबह सुबह घर से निकले, आप किसी काम के लिए जा रहे थे, आपने किसी को देख लिया, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देख लिया, या आपने मंदिर में भगवान को देख लिया, तो आपने कहा कि वाह, आज तो मेरा दिन बन गया, आज के दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था उस इंसान के प्रति। जिसको आपने देखा, जिसको आपने देखा, लेकिन हो सकता है जो सामने वाला इंसान है, मान लेते हैं कोई बंदी है, आपने उसको देखा, बोल दिया कि आज तो मेरा दिन बन गया, वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था उस बंदी के प्रति। लेकिन मान लीजिए वो बंदी अब आपके बारे में सोच रही कि अरे हमने किस मनहूस को देख लिया, आज तो मेरा दिन बर्बाद। तो ये क्या हो गया? उसका, उस लड़की का आपके प्रति निगेटिव एटीट्यूड है। अभिवृत्ति जो है, अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है? ये हमारे विश्वास के थ्रू होता है, मूल्यों के थ्रू होता है, अनुभवों के थ्रू होता है। ऐसे हमारी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। ये साइकोलॉजिकल टर्म है और हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तब जब हम टॉपिक वाइज चलेंगे, क्योंकि हमारे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के सिलेबस में 8 ही टॉपिक है टोटल, 9वां केस स्टडी है। तो जब हम इसे एटीट्यूड के टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम उसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसके साइकोलॉजिकल टर्म को भी समझेंगे, साइकोलॉजिकल टर्म को भी समझेंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है, अगर हम शुद्ध हिंदी भाषा में बोलें तो प्रतिभा। प्रतिभा। तो ये जो अभिरुचि होती है ना, ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। या तो ये जन्मजात होगी, सामान्यता, सॉरी जन्मजात पहले नहीं आएगा, योग्यता के फॉर्म में होगी, जन्मजात होगी सामान्यता केसेस में, और प्रशिक्षण। सपोज करिए आपके अंदर प्रतिभा है पढ़ने की, आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ को, लॉजिकल चीज़ को गेन कर लेता है और आप में बहुत अच्छी क्षमता है पढ़ने की, आप किसी भी चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और आप में वो क्षमताएं हैं एनालिसिस करने की जो आपको एक ब्यूरोक्रेट बना सकती है, और आप एक ब्यूरोक्रेसी में बनने वाले या बनने लायक एक आईएएस ऑफिसर मटेरियल हैं। तो आपके अंदर योग्यता हो गई, लेकिन ये जन्मजात भी हो सकता है आपके अनुवांशिक गुणों में ये चीज़ आ गई हो कि बचपन से ही आपके अंदर ये गुण रहा हो, इंटेलिजेंस का, इस एप्टीट्यूड का, आपकी अभिरुचि का। लेकिन अगर हम इसको प्रशिक्षण नहीं देंगे तो ये किसी भी काम की नहीं रहेगी। सपोज करिए विराट कोहली इतना आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग वाला बल्लेबाज है, तो वो क्यों है? क्या उसके अंदर प्रतिभा जन्मजात थी? नहीं, उसके अंदर प्रतिभा जन्मजात थी, ये एक पॉइंट है। उसके अंदर योग्यता थी बचपन से, लेकिन अगर उसे प्रशिक्षण ना मिला होता, लेकिन उसे अगर प्रशिक्षण ना मिला होता तो वो आज विराट ना बन पाता। तो ये हमारा एप्टीट्यूड होगा जिसे हम प्रतिभा कहते हैं।
इसके ऊपर कई सारे रिसर्च भी हुए हैं साइकोलॉजी में। डेनियल गोलमैन एक रहे हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं इस समय के कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी में, और इनकी किताब है फोकस, जिसमें उन्होंने कई सारे प्रयोग करके एप्टीट्यूड के बारे में बताया है, अभिरुचि के बारे में। अब जैसे सी सेट को ले लीजिए, सी सेट का पूरा नाम है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपकी योग्यता को ही देखा जाता है। सी सेट में आपकी योग्यता को देखा जाता है कि आपके अंदर लॉजिकल होने की कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, आप किस तरह से लॉजिकल होकर सोच सकते हैं। जैसे कि उसमें डिसीजन मेकिंग के सवाल आते हैं, डिसीजन मेकिंग के सवाल आते हैं, तो आप कितना लॉजिकल होकर सोच सकते हैं। तो ये जो है इसे अभिवृत्ति एप्टीट्यूड या अभिरुचि कहेंगे। तो ये एप्टीट्यूड हो गया। अब हम इसके आगे की टर्मिनोलॉजी देखते हैं। इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? अब इंटेलिजेंस को वैसे तो हम बुद्धि कहते हैं, लेकिन अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसे समझदारी कहते हैं। समझदारी मतलब कि बुद्धि का मतलब ये होता है कि आप किसी भी माहौल को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप विवेकपूर्ण चिंतन करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आपके सामने कोई भी चुनौती हो, आपके सामने जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध रहेंगे, आप उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे और आपके अंदर वो क्षमता होगी कि आप उन्हीं उपलब्ध संसाधनों से सिचुएशन का निपटारा कर सकें। अब सपोज करिए कि एक केस स्टडी है। सपोज करिए आप किसी जिले के जिलाधिकारी हैं, वहाँ पर कुछ आतंकवादी आते हैं और वो आतंकवादी क्या करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर मेरी ये मांगे पूरी नहीं की गई तो मैं इतने लोगों को मार दूंगा या एक एक करके मार दूंगा, लाशें बिछा दूंगा। तो अब आपके सामने क्या है, आपको विवेक के साथ काम लेना है। सविवेक चिंतन, विवेक के साथ काम करना है, माहौल को समझना है, और उसके बाद जो आपके सामने संसाधन है उपलब्ध, उनका यूज करके उस सिचुएशन से निपटना है, जिसे आपकी क्षमता कहेंगे। इसे ही व्यापक क्षमता कहेंगे। आपके अंदर कहेंगे कि आपके अंदर लोक प्रशासक होने के गुण हैं। अब हम बात करते हैं अगले टर्मिनोलॉजी की, जिसका नाम है भावनात्मक बुद्धि या समझ या इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हम समझेंगे कि इमोशन किसे कहते हैं। इमोशन या भावना किसे कहते हैं? भावना क्या होती है? ये एक प्रकार की अनुभूति की स्थिति होती है मनोवैज्ञानिक स्तर पर। मतलब कि आप इसका अनुभव कर सकते हैं। जिस चीज़ का आप अनुभव करते हैं उसे आप भावना कहते हैं, या इमोशन कहते हैं। अभी बुद्धि के बारे में एक और चीज़ समझा देते हैं, भूल गए थे। एक एग्जांपल और दे देते हैं बुद्धि के बारे में। सपोज करिए आप किसी के घर गए, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा रहता है और छोटे बच्चे में ईगो बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने आप को ब्रह्मांड के केंद्र में रखकर देखता है कि इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं।
और आप उस बच्चे के घर गए तो उस बच्चे ने आपको अपना एक खिलौना दिखाया या चलने वाला रोबोट दिखाया। तो उसने आपसे बोला कि अंकल मैं आपको अपना रोबोट दिखाऊं। तो आपने कहा कि हाँ दिखाओ। तो अब उसने क्या किया, अपना रोबोट खुशी में दिखाने के चक्कर में कि मेरे पास ही है, इनके पास तो है नहीं, ये तो अनोखी चीज़ है, इसे मैं ही जानता हूँ, ये तो क्या जानते हैं, बेकार आदमी है ये तो अब क्या हुआ कि उस बच्चे ने अपने रोबोट को चलाने की जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, वो रोबोट चला नहीं। अब वो बच्चा बड़ा बड़ा परेशान है क्योंकि उसकी इज्जत दांव पे लगी हुई है कि रोबोट नहीं चला तो अब क्या होगा मेरा। तो अब वो बच्चा क्या किया, पूरे रोबोट को, उस खिलौनों को, केवल उसकी समझ इतनी है कि इसमें बैटरी इसकी जा सकती है। उस खिलौने में जो रोबोट है उसमें उसकी बैटरी ही जा सकती है। तो अब उसने बैटरी खोल कर देखा। बैटरी खोलकर देखने के बाद उसने अंदाज़ा लगाया कि इसकी बैटरी ही गड़बड़ होगी। उसके बाद उसने क्या किया, उसने घड़ी की तरफ देखा। उसने सोचा कि अगर घड़ी से हम सेल निकाल लें तो हमारा रोबोट हो सकता है चल जाए। तो अब वो अपने पिताजी को बुलाएगा और वो उनसे कहेगा कि हमारी घड़ी से सेल निकालो। तो वो 2 सेल निकाल के अपने रोबोट में लगा देता है और जैसे ही लगाता है वो रोबोट चल देता है और वो बच्चा खुश हो जाता है। तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि या समझदारी। मतलब एक सिचुएशन थी और उस बच्चे ने क्या किया, उस सिचुएशन को बहुत ही विवेक के साथ हैंडल किया और जो उसके पास संसाधन थे, जो उपलब्ध संसाधन थे घड़ी के फॉर्म में, उसमें जो सेल थे, उसने उसका कैसे यूज़ किया, इस क्षमता को ही हम इंटेलिजेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इमोशन की। उसके बाद बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशन क्या होती है, एक अनुभूतिक स्थिति होती है। अनुभूतिक स्थिति होती है, हम केवल इसको फील कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। इसको केवल हम अनुभव कर सकते हैं तो इसे हम भावना कहते हैं। भावना जैसे कि आप समझ लीजिए आनंद। आनंद एक प्रकार की अनुभूति है। आनंद या खुशी या सुख या दुख, ये एक प्रकार की अनुभूति है जिसे आप हमेशा फील करते रहते हो। कभी आप खुशी में होते हो, कभी आप सुखी हो जाते हो। मान लीजिए आपको कोई चीज़, आप किसी से मिलना चाहते थे और उस व्यक्ति ने आपसे मुलाकात कर ली तो आप खुश हो गए। और जैसे कि आप किसी से कोई चीज़ पाना चाहते थे, वो आपको मिल गई तो आपको उससे सुख की प्राप्ति हुई। आपको जो कोई चीज़ नहीं मिली तो उसे दुख कहते हैं। जैसे कि अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिल पा रहे होंगे आपस में, तो अब उनके लिए यही है कि अभी बाकी हैं हफ्ते 4, तो ये उनके लिए दुख का समय है। तो ये एक भावना है जिसे हम फील कर रहे हैं, इसे भावना कहते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है भावनात्मक बुद्धि या भावनात्मक समझ। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि ये कुछ खास मानवीय गुणों की ओर इंगित करता है, जैसे किसी की मन स्थिति को समझना, किसी के मन की स्थिति को जानना, दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, उन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करना, ये सभी भावनात्मक समझ की कुछ विशेषताएं होती हैं। मतलब आप अपने मन को नहीं जानते हो कि आप कब खुश होते हो, आप कब दुखी होते हो, आप कब कब मन लगता है पढ़ाई करने में, कब मन लगता है नहीं पढ़ाई करने में। अगर आप अपने ही बारे में नहीं जानोगे तो आप दूसरों को कैसे कंट्रोल करोगे, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझोगे? अगर आपका अपने ऊपर कमांड है कि मुझे गुस्सा करना है, मुझे अपने गुस्से पे कमांड है, तो कोई मुझे कितना भी उकसाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले सामने वाला, मैं कह दूंगा कि तू जो है एड़ी चोटी का जोर लगा ले, मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप अपने आप को भी समझ रहे हो, दूसरों की मना स्थिति को भी समझ रहे हो और दूसरों के प्रति आपकी सहानुभूति की भी भावना है आपके अंदर। जैसे कि आपने किसी गरीब को देखा और उस गरीब को देखा वो बेचारी दुखियारी भूखी है,
तो आपने क्या किया, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट किया। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक भाग है। तो इसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं क्या है? अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना, दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को उनके शरीर, भाषा, आवाज़ और स्वरक तथा अन्य अभिव्यक्तियों पर ध्यान देते हुए जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना, अपने संवेगों को अपने विचारों से संबद्ध करना ताकि समस्या समाधान तथा निर्णय करते समय उन्हें ध्यान में रखा जा सके, क्योंकि एक एक आईएएस के तौर पर आपको अपने विचारों से तालमेल बिठाए रखना होगा, तभी आप किसी समस्या का समाधान कर पाएंगे और निर्णय करते समय उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने भावनाओं की प्रकृति और तीव्रता की शक्तिशाली प्रभाव को समझना कि आपके अंदर कब कौन सा पॉजिटिव इमोशन प्रबल होता है और कब कोई नेगेटिव इमोशन कम होता है और कब कोई नेगेटिव इमोशन प्रबल होता है और कब कोई पॉजिटिव इमोशन कम होता है। फिर अपनी संवेगों और उनकी अभिव्यक्तियों को दूसरों से व्यवहार करते समय नियंत्रित करना ताकि शांति और सामंजस्य की प्राप्ति हो सके। मतलब जब आप किसी दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हो, सपोज करिए आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन आप किसी से इंटरेक्शन में हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, मिल रहे हो, तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना आना चाहिए ताकि जब आप किसी से मिलते समय जो भी व्यवहार करो तो शांति और सामंजस्य की प्राप्ति हो, ना झगड़ा बढ़े ना कुछ हो। अब जैसे कि सपोज करिए कि आपके सामने अगर आप बहुत ही जैसे कि गुस्से की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है कि गुस्सा अगर भी करना हो तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति होगा वो गुस्सा बड़ी सलीके से करेगा। मतलब कि शायद रस्तों ने ही कहा था कि सही समय पर, सही जगह पर, सही परिस्थिति पर, सही व्यक्ति पर और सही कारण को सोचते हुए गुस्सा करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस का एक भाग है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, इन सब बातों पे विचार करेगा, इन सब बातों पर विचार करेगा, तब जाकर वो कहीं क्रोध करेगा, क्रोध या गुस्सा करेगा, गुस्सा करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे मिला, कोई व्यक्ति बहुत खुश है, आप उसको देख रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हो और कोई सामने हिंदी साहित्य का बच्चा बैठा हुआ है और वो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा पकड़ है और आप उसके सामने चले जाते हो और आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हो और आपके भीतर कोई गम है, आप दुखी हो अंदर से लेकिन ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, तो वो जो सामने वाला बंदा है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे उसकी पकड़ है, वो अपनी भावनाओं को भी समझता है, दूसरों की भी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है। तो वो अब क्या करेगा, वो आपकी भावनाओं को समझ लेगा कि आपके अंदर चल क्या रहा है, फिर वो आपसे एक धीरे से एक लाइन बोलेगा कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, दिल में बताओ क्या गम छुपा रहे हो। तो वो समझ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इमोशनल इंटेलिजेंस का जिसे मैंने आपको बताया। तो ये थे कुछ टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में हमने आज जाना और इनके बारे में जानना ज़रूरी था। और एप्टीट्यूड एटीट्यूड जो होता है ना, हमारी अभिवृत्ति हमारे विश्वासों पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका विश्वास नस्ल भेदी है लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि वो क्या होता है ना कि वो अवचेतन मन में डिपेंड हो जाता है, अवचेतन मन का एक पार्ट बन जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आप कब नस्ल भेद के शिकार हो गए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गाना है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो गोरा गोरा ही मुखड़ा क्यों, अश्वेत मुखड़ा क्यों नहीं हो सकता है, सांवला मुखड़ा क्यों नहीं हो सकता है। तो ये एटीट्यूड के पार्ट में ये आ जाता है क्योंकि ये अवचेतन मन का एक हिस्सा बन जाता है। इसे जब हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, तब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और हमारी सारी टेक्नोलॉजी भी आज ख़त्म होती हैं। अब
परसों से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। 8 चैप्टर जो हमारे सिलेबस में स्टैटिक पोर्शन है, सैद्धांतिक पोर्शन है, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम केस स्टडी भी साथ में लेकर चलेंगे और हर एक चैप्टर के ख़त्म होने पर हम एक केस स्टडी भी सॉल्व करते चलेंगे, ताकि हमारा दोनों काम चलता रहे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू वेरी मच।